चलिए देखिए, तीसरे वाले क्वेश्चन का जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है, यानी कि तीसरे का जो पहला पार्ट है उसमें आपसे कहा गया है कि आर इज ए रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन, यानी कि जो आर है वो एक नेचुरल नंबर पे सेट, मतलब आर जो है एक रिलेशन है जो कि नेचुरल नंबर पे बना हुआ है। आपको पता है कि कोई भी रिलेशन किसी सेट के लिए बनता है, तो यहाँ पे जो सेट है वो नेचुरल नंबर है, तो एक रिलेशन आर है जो नेचुरल नंबर पे डिफाइन है। ठीक, कह रहा है कि और ये जो रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो आर है वो सच दैट ए कामा बी, जो कि ऑर्डर्ड पेयर होता है, रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आते हैं। तो आर रिलेशन डिफाइन है ए कामा बी सच दैट ए कामा बी इज बिलोंगिंग एन, यानी कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो भी नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करना चाहिए। एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ये जो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है ये रिलेशन की डेफिनेशन है, यानी कि कोई भी ऑर्डर पेयर उस रिलेशन के अंदर तब आएगा जब उस ऑर्डर पेयर का जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले का स्क्वायर होगा। तो ये डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर है वो तब आती है जब रिलेशन की डेफिनेशन को वो फॉलो करते हैं। तो हमसे कह रहा है कि इज ए कामा बी इज बिलोंगिंग, कह रहा है कि इज मतलब क्या, इफ ए कामा बी इज बिलोंगिंग आर, बी कामा सी इज बिलोंगिंग आर, देन ए कामा सी इज बिलोंगिंग आर, मतलब क्या यदि ए कामा सी जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन के अंदर आ रहा हो और बी कामा सी भी उस रिलेशन के अंदर आ रहा हो, तब क्या ए कामा सी भी उस रिलेशन के अंदर आएगा। आगे कह रहा है कि जस्टिफाई इट बाय वन एग्जांपल, अपने आंसर का जो मतलब औचित्य दीजिए, मतलब एक एग्जांपल के द्वारा जो है अपने आंसर जो मतलब रीजन है कि है तो क्यों है, नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, ये जो रीजन है वो एक एग्जांपल के द्वारा आप समझाइए, ऐसा यहाँ पे हमसे कहा गया है। तो एक रिलेशन दिया गया है और रिलेशन जो है वो डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी कि उस रिलेशन की जो डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है और जो को डोमेन है वो भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो मतलब ये डोमेन हो जाएगा और ये को डोमेन हो जाएगा। और हमारा जो रिलेशन है वो डिफाइन कैसे है, ये तो रिलेशन बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक डोमेन वोमेन कहाँ से आनी चाहिए। और जो रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार से है, रिलेशन हमारा है कि रिलेशन के अंदर जो हमारे एलिमेंट आएंगे, जो ऑर्डर पेयर आएगा वो ए कामा बी इस प्रकार से आएगा कि जो ए होगा वो बी का स्क्वायर होगा एंड जो ए होगा वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, यानी कि यहीं से आना चाहिए, रियल नंबर नहीं होना चाहिए वो। आगे जो बी होगा वो भी बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से। तो ये है डेफिनेशन, ये रिलेशन की डेफिनेशन है, यानी कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर आ जाएगा अगर इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा, जहाँ पे ए जो है वो ऑर्डर पेयर का पहला वाला एलिमेंट है और जो बी है वो ऑर्डर पेयर का सेकंड वाला एलिमेंट है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है, कह रहा है कि इफ़ ए इज़ बिलोंगिंग इन द रिलेशन, हमें क्या प्रूव करना है, यानी कि टू शो में हमें करना है, टू शो में करना है कि इफ़ ए कामा बी belonging in the relation and b comma c is belonging in the relation, then is a comma c is also belonging in the relation, तो क्या a comma c भी उस रिलेशन से बिलोंग करता है, यही बात हमें जो है यहाँ पे प्रूफ करनी है। ये दोनों दिए गए हैं कि ये दोनों रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं वो रिलेशन वाले सेट में आएंगे, यानी कि इसका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा ए वो इसके सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे ए इक्वल टू बी स्क्वायर होगा और यहाँ पे जो एलिमेंट फर्स्ट वाला है वो बी है और सेकंड वाला सी है, तो इसके अनुसार रखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा बी इक्वल टू सी का स्क्वायर। तो अब क्या ए इक्वल टू सी का स्क्वायर है, ये हमें प्रूव करना है। अगर ए इक्वल टू सी का स्क्वायर है इन दोनों रिजल्ट के हिसाब से, अगर ये भी प्रूफ हो जाता है तो ए कामा सी भी उस रिलेशन के अंदर आएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, जो डेफिनेशन को फॉलो करेगा वही ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर आने वाला है। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर इसको रखते हैं तो ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट यहाँ पे ए है, जो दूसरा है वो सी है, तो क्या कह रहा है कि फर्स्ट वाला एलिमेंट इक्वल टू सेकंड का स्क्वायर, यानी कि ए इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो वो बिलोंग नहीं करेगा। तो देखिए कैसे करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे बी कॉस गिवन दैट, यह हमें दिया गया है, गिवन दैट क्या दिया है, लिखेंगे इफ ए इज बिलोंगिंग आर, यदि ए जो है ए कामा बी जो है वो रिलेशन से बिलोंग करता है, देन इसका मतलब होगा इट इम्प्लाइज दैट
ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि डेफिनेशन फॉलो करेगा, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के स्क्वायर के बराबर होगा। इसे मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा, इफ बी कामा सी इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन इट इम्प्लाइज दैट ऑर्डर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज द स्क्वायर ऑफ सेकंड एलिमेंट। यहाँ पे सेकंड एलिमेंट सी है तो सी का स्क्वायर हो जाएगा, इट इज़ द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करने से अगर वो चीज़ मिल जा रही है कि जो ए है वो सी के स्क्वायर के बराबर है तो ए कामा सी भी बिलोंग करेगा। यहाँ पे लिख देंगे नाउ सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बी की वैल्यू सेकंड से रखने पर रख देंगे यहाँ से, तो ए इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, जो बी होगा उसका स्क्वायर, बी हमारा सी का स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा सी, बी की वैल्यू है सी का स्क्वायर, अब बी का स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, तो इट इम्प्लाइज दैट तो ए इज इक्वल टू सी की पावर 4 आ गई, जबकि आनी क्या चाहिए थी, जबकि आनी चाहिए थी ए इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे हेंस ए इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, सो ए कामा सी इज नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन। क्योंकि जो ए है वो सी के स्क्वायर नहीं आया, ए सी की घात 4 आ गई है, सी की पावर 4 आ गई है, इसलिए ए कामा सी जो होगा वो रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ पे रिलेशन बिलोंग की साइन लगा के ऐसे काट देंगे, तो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा, कह रहा था कि क्या जो है वो ए कामा सी रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा, तो आपका आंसर होगा नहीं, नॉट लिख देंगे, नो, आंसर क्या आ जाएगा, नो, तो बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक, एक एग्जाम्पल देखिए, इसको समझा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, उसने हमसे बोला था कि एक एग्जाम्पल भी आप जो है दीजिए, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा ये है कि लेट ए इज इक्वल टू 16, बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 2। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे बी कॉस 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। इसका मतलब जो ए है जो कि 16 है वो बी जो कि 4 है उसके स्क्वायर के बराबर है। इट इम्प्लाइज दैट 16 कामा 4 इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन। ध्यान से देखिए ना, ये ए है जो कि इसका स्क्वायर है बी का, तो रिलेशन को फॉलो कर दिया, तो ये ऑर्डर पेयर मतलब जो ए कामा बी यानी कि 16 कामा 4 ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर आएगा। एंड बिकॉज 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, सो 4 कामा 2 इज ऑल्सो बिलोंगिंग इन द रिलेशन, बट ए कामा सी पे जाएंगे अब, यानी कि 16 इज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये ए है और ये सी है, जो ए है वो सी के स्क्वायर के बराबर नहीं हुआ, हेंस 16 कामा 2 इज नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ही होता है और हमको क्या चाहिए, 16 चाहिए। तो इस तरह से हमारा एक एग्जाम्पल भी हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यह रहा क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है वो पहला वाला पार्ट हो जाता है। तो ऐसे में हमारे तीसरे क्वेश्चन का ये पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। रिलेशन एंड फंक्शन का ये क्वेश्चन था। आपको रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, ये सारी बातें अगर पूरी तरह से जाननी है तो आप हमारे चैनल पे आइए और प्ले लिस्ट में जाके रिलेशन एंड फंक्शन करके क्लास 12 करके एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सब कुछ डिटेल से बताया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। 1 नंबर का सवाल था, इसको समझाने के चक्कर में इतना बड़ा हो रहा है, जब आपको एक बार ये समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आराम से आसानी से लग जाएगा। और वैसे भी आपको भले ही 1 नंबर का ये सवाल है, आपको एग्जामिनर के सामने जो है थोड़ा बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से लिख के देना होता है। ठीक, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इस तरह से इसको करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है तीसरे के दूसरे वाले पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर बी में। पार्ट नंबर बी में हमसे कहा गया है, क्वेश्चन आपको नीचे दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे के दूसरे वाले पार्ट में हमसे ये कहा गया है कि इफ़ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन ई की पावर कॉस एक्स ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि हमसे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, हमसे डिफरेंशिएशन पूछा है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास तीसरे का जो बी पार्ट है उसमें हमें जो है एक फंक्शन दिया है, और फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4 और अपान में है ई की पावर x इंटू में क्या है cos x। ये हमारे पास है और हमें निकालना है dy बाई
डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें निकालना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, कैसे ये हो जाएगा आराम से देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कोशिएंट रूल लगाएंगे, जो अंश बटे हर वाला नियम है उसको लगाएंगे, जिसमें होता है हर का स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो एक फार्मूला होता है, क्या एक फार्मूला होता है हमारे पास, फार्मूला कौन सा है, फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपान में डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डी बाई डी एक्स होता है वो क्या होता है, तो ये होता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, और फिर डिनोमिनेटर से ही शुरू करना है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर नीचे आएगा, फिर वही से शुरू करेंगे, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस उसके बाद न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये काम यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो ठीक है, इसको यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी में लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर मतलब हर कितना हमारा यहाँ पे e की पावर x cos x, तो इसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। तो e की पावर x और यहाँ पे cos x, इसका क्या होल स्क्वायर, फिर इसी को लिखेंगे। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखा गया है, तो डिनोमिनेटर यानी कि e की पावर x इंटू में cos x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर बड़ा सा है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 4 है, फिर माइनस न्यूमरेटर हमारा है कितना, x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4, ये न्यूमरेटर हो गया, इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कितना है, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, जगह की कमी है, यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो फार्मूला हमारा लिखा गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कितना है, e की पावर x इंटू में cos x। अब डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे बस, और कुछ नहीं बचा हुआ है। तो e की पावर x cos x, ये तो वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे कई सारे फंक्शन है, सबका अलग अलग यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला जाएगा। तो हो जाएगा x स्क्वायर का 2x प्लस 3x का होता है 3 और 4 का 0 हो जाता है, माइनस x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4, और डी बाई डी एक्स यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है, उसका जो रूल होता है वो होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलज प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलज। तो इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन, इनको ब्रैकेट में करेंगे, फर्स्ट फंक्शन यानी कि e की पावर x इंटू सेकेंड वाले का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस में sin x, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि cos x इंटू फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव e की पावर x आ जाएगा, और नीचे हमारा हो जाएगा स्क्वायर, ओपन कर दो तो ये स्क्वायर एक बार इस पे लगेगा, तो यह बन जाएगा e की पावर x का स्क्वायर जो कि होता है e की पावर 2x इंटू cos x का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x हो जाता है। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। अब e की पावर x cos 2x प्लस 3 यहीं रहने देंगे। अब इस पूरे वाले टर्म को एक बार यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, और यानी कि जो अंदर ये ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे दो टर्म है। देखो एक टर्म हमारा ये हो जाएगा और दूसरा टर्म हमारा ये हो जाएगा, इन दोनों जगह इस पूरे वाले टर्म का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे जब, तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ये निगेटिव है पूरा, इस पूरे टर्म का यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ कराओ, पहले कहीं पे भी करा दो, लेकिन पहले हम यहाँ पे कराएंगे ताकि जो हमारा e की पावर x cos x है वो कॉमन में आ जाए। तो देखिए कैसे कराते हैं। तो इस पूरे वाले टर्म का एक बार मल्टीप्लाई कराओ इसमें। अब बताओ ये वाला टर्म कैसा है, निगेटिव है, तो जब ये टर्म निगेटिव है तो मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन आएगी निगेटिव। पहले तो इसको उतार लो, e की पावर x हो गया, cos x हो गया, फिर ब्रैकेट में 2x प्लस 3 हो गया। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और इसको पहले लिख लो e की पावर x cos x इंटू
इंटू, देखो ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस मिलके माइनस हुआ। अब इन दोनों का इंटू कराना है तो इसको बाहर रख दिया, इसको अंदर करूँगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4, ये आ गया, इनका मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आएगा, और ये बाहर जो माइनस बैठा उसको क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा। और यहाँ पे आ जाएगा कितना, e की पावर x साइन x, और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में कितना आ गया 4, और अपान में कितना आ जाएगा, ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा अपान में। अपान में हो जाएगा e की पावर 2x इंटू में कॉस स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए e की पावर x कॉस x, और ये पूरा टर्म यहाँ पे e की पावर x कॉस x को कॉमन ले लेंगे, उसके बाद थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक बार देख लेते हैं फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो है अभी हमारे पास जगह नहीं है, तो हम इसको इस साइड लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे इसको। तो अब देखिए क्या करने वाले, ध्यान से सुनो। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों टर्म में से, इसमें से, इनमें से दोनों जगह से हम e की पावर x cos x क्या कर लेंगे, कॉमन करेंगे। तो इतने में जो है करने की कोशिश करते हैं, जगह कम है। चलो देखो, तो यहाँ पे e की पावर x और cos x को ले लेंगे कॉमन। तो e की पावर x cos x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, तो बचेगा हमारे पास जो है वो बचेगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 माइनस में जो है, या तो एक काम करते हैं ऊपर वाला हिस्सा मिटा देते हैं, क्योंकि जगह कम है तो फिर जो है अभी मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे, तो ऊपर वाले हिस्से को मिटा देते हैं। देखिए कैसा लगाते हैं, इसको ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर जगह आप लोग इसको देख लिए होंगे, नोट कर लेंगे। चलिए देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे e की पावर x cos x कॉमन ले लेंगे इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में। तो e की पावर x और cos x आपका हो गया कॉमन, तो फिर बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 3, फिर माइनस लगाएंगे, ये माइनस में बचेगा ना, माइनस में ये जो है ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे ये कॉमन हो गया, ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई कराएगा, ठीक, अंदर मल्टीप्लाई कराएगा। तो इसको सीधे कर देता हूँ, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस जाएगा अंदर तो माइनस बन जाएगा, ये भी प्लस ये भी माइनस बन जाएगा, और माइनस में 4 आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, उसको ऐसे उतारेंगे, e की पावर x यहाँ पे आ जाएगा साइन x, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और अपान में कितना हो गया, अपान में यही चलेगा e की पावर 2x cos स्क्वायर x। अब देखिए थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, e की पावर x cos x, और ये 2x ये माइनस 3x, तो इसको पहले लिख लो, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस में x का स्क्वायर, और ये माइनस 3x प्लस 2x माइनस में x हो जाएगा, और ये माइनस 4 प्लस 3 माइनस में 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस जो है e की पावर x साइन x, और x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4, और अपान में आ जाएगा हमारा, अपान में आ जाएगा e की पावर 2x इंटू में नीचे cos स्क्वायर x आ जाएगा। अब एक काम अगर कुछ और करना चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ये पूरा माइनस बाहर निकल जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये प्लस वाला पहले लिख देंगे और ये माइनस वाला बाद में। खैर ये 2 नंबर का सवाल है तो यहीं पे छोड़ देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। एक बार देखते हैं आंसर क्या दे रहा है, ठीक है। अगर आगे सिंप्लीफाई किया होगा तो कर देंगे, नहीं तो यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो देखिए तीसरे के सी वाले पार्ट में हमसे क्या कहा गया है। तीसरे के सी वाले पार्ट में हमसे बोला है कि इसमें कह रहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इजक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स को यहाँ पे सॉल्व करना है। यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है हमारा dy बाई डी एक्स इजक्वल टू ई की पावर एक्स है और ये हमारा साइन एक्स, इनको सॉल्व करना है। इनका जो सोल्यूशन आएगा वो हमें बताना है, यानी कि जनरल सोल्यूशन के बारे में यहाँ पे हमें बात करना है। तो जनरल सोल्यूशन क्या है इसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे के सी वाले पार्ट पे, जिसमें कहा गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इजक्वल टू ई
की पावर एक्स साइन एक्स, यानी कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, यानी कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है, उसका जो जनरल सोल्यूशन वो हमें बताना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाएंगे इधर। तो कैसे करते हैं ध्यान से देखो, ये dx को उठा के उधर भेज देंगे, तो यहाँ आएगा dy इज इक्वल टू ई की पावर x और यहाँ पे आया साइन x और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जैसे इंटीग्रेशन की साइन लगाएंगे तो यहाँ आएगा dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर x और यहाँ पे आ जाएगा साइन x और कि यहाँ आ जाएगा dx आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, इसका तो इंटीग्रेशन 1 dy का y हो जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो y होगा। लेकिन यहाँ पे जो है ई की पावर x साइन x में हम लोग लगाएंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट के हिसाब से जो हमारा आइलेट एक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे हमें यहाँ पे डिसाइड करना होता है किस फंक्शन को हमें फर्स्ट फंक्शन मानना है और किस फंक्शन को हमें सेकंड फंक्शन मानना है। तो आइलेट में सबसे पहले आई आता है, ITF यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानते हैं, L लॉगरिथमिक फंक्शन, अंत में आता है एकदम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे हमारा सेकंड फंक्शन होगा और जो हमारा साइन एक्स हो जाएगा वो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1 का हो जाएगा y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फार्मूला है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है साइन एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ जो है सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा ई की पावर x dx प्लस, या एक काम करते हैं इसको जो है थोड़ा ऐसे सॉल्व करते हैं, इतने पार्ट को हम लोग यहाँ पे आई नाम दे देते हैं। चलो इतने पार्ट को क्या नाम दे दो आई, तो ये जो हमारा इतना पार्ट है, इतना पार्ट इसको हम लोग मान लेंगे कि ये आई है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे लेट इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x साइन x dx इज इक्वल टू आई, तो ये आई हो जाएगा। तो ये भी आई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 dy, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लो, dy का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा y हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे y, तो y इज इक्वल टू आई। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो आई का इंटीग्रेशन अलग से यहाँ पे करेंगे, तो आई इज इक्वल टू क्या है हमारा, आई इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x साइन x फिर dx, ये हमारा आई हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन, क्योंकि आइलेट के हिसाब से अगर चलेंगे तो ई लास्ट में आता है और ई फॉर होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि चर घातांकीय फलन। तो देखो अब आगे कैसे यहाँ पे इसको करते हैं, तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं इसका, ध्यान से देखिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो हमारा आई है वो है, अब इंटीग्रेशन करने के फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन हुआ माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि ई की पावर एक्स डी एक्स, और इन सब का जो हम करेंगे लास्ट में क्या इंटीग्रेशन, ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पे आएगा डी एक्स। अब यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा साइन एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होगा माइनस साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कास एक्स, और ई की पावर एक्स का हो जाएगा ई की पावर एक्स, और इन सब का क्या हो जाएगा डी एक्स। लास्ट में जो ये इंटीग्रेशन की साइन इसको तो करेंगे ही, तो यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स का। अब यहाँ फिर से जो है बाई पार्ट लगाएंगे और ये हमारा हो जाएगा सेकंड फंक्शन और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन। तो जैसे ही बाई पार्ट लगाओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन एक्स ई की पावर एक्स हो गया, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पे देखो माइनस लगा इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में सब कुछ करो, तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट फंक्शन यानी कि कॉस एक्स डायरेक्ट कर दे रहे हैं। आपके बाद सेकंड का इंटीग्रेशन एक बार कर देते हैं, इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू कॉस एक्स इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, और उसके बाद होल का इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बंद हो जाएगा और यहाँ पे लगाएंगे डी एक्स, ठीक है। क्या लगा देंगे यहाँ पे डी एक्स की साइन लगा देंगे,
तो चलिए देखिए आगे क्या करते हैं। इसके बाद हम लोग को करना है I इज इक्वल टू ई की पावर यक्स साइन एक्स और माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर ही करिए, यहाँ पे आ जाएगा कॉस यक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर यक्स हो गया, माइनस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इंटीग्रेशन की ये बाहर वाली साइन लगी रहने देते हैं, और कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस में हो जाता है साइन एक्स, क्या हो जाएगा माइनस में साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ये बाहर वाला डी एक्स इधर है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन करना तो माइनस साइन कहाँ चलाता है बाहर, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट आपका हो जाएगा क्लोज, यहाँ पे नहीं किए थे यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आई इज इक्वल टू ई की पावर यक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर यक्स कॉस एक्स, ये माइनस जब बाहर आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस, और प्लस बन जाएगा तो ये बन जाएगा साइन एक्स ई की पावर एक्स, फिर यहाँ पे क्या डी एक्स, और ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए इस चीज़ को हम क्या मान चुके हैं आई, तो इधर हम इसको मान चुके हैं आई, तो ये हमारा बन जाएगा आई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे आई इज इक्वल टू ई की पावर यक्स साइन एक्स माइनस यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट और यहाँ पे ई की पावर यक्स कॉस एक्स, और इस चीज़ को क्या मान चुके हैं यहाँ पे देखो आई मान चुके हैं, इसको क्या माने हैं आई, तो यहाँ से आई हो जाएगा प्लस में आई हो गया और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब ये चीज़ अंदर जाके मल्टीप्लाई कराएगी तो साइन सबकी चेंज हो जाएगी, तो आई इज इक्वल टू ई की पावर यक्स साइन एक्स, फिर माइनस में ई की पावर यक्स कॉस एक्स, फिर माइनस में आई, इस आई को उधर लेके जाएंगे तो प्लस आई हो जाएगा, और आई एक ऑलरेडी बैठा हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा 2i, 2i इज इक्वल टू ई की पावर यक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर यक्स कॉस एक्स। ठीक, और यहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह हो चुका तो यहाँ पे प्लस की साइन सी लगा देंगे, यहाँ पे प्लस में आ जाएगा सी। तो यहाँ से एक काम करो 2i की वैल्यू इसके बराबर है तो i बराबर क्या होगा, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, और यहाँ से e की पावर यक्स जो है वो कॉमन हो जाएगा, तो e की पावर यक्स और अपान में 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट में दिखेगा क्या साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, और प्लस में कितना आ जाएगा c आ जाएगा। अब इस i की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे जो है एक मिनट देखते हैं नीचे दिखाई देगा कि नहीं, तो यहाँ पे जो है अभी वैल्यू रखने की जगह है, तो यहाँ पे वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, एक मिनट यहाँ पे आई के मान को रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या यहाँ पे, चलिए आई की वैल्यू पुट कर देते हैं। आई कहाँ पे रखेंगे, इसमें रखेंगे, y इक्वल टू इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो क्या बन जाएगा यहाँ से y बराबर आई की वैल्यू है e की पावर यक्स और अपान में 2 ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स और प्लस में कितना आ जाएगा c, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये आंसर हमारा निकल के आ जाता है। एक बार देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। e की पावर एक्स बाई 2 हो गया और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस में c आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है, आंसर सही है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस खाली ये 2 नंबर का सवाल था, थोड़ा लॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें पता था कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे तो ये फंक्शन रिपीट करेगा, इसलिए इसको हमने यहाँ पे आई मान के किया है। तो आप लोग इस तरह से कर देंगे, लास्ट में आई की ये वैल्यू उठा के जो है रख देंगे, यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में कि पुट द वैल्यू ऑफ आई। तो इस तरह से ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का सी वाला पार्ट। अब बढ़ते हैं तीसरे के डी वाले पार्ट पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो डी वाला पार्ट है उसमें क्या कहा गया है। इसमें 4 ही क्वेश्चन है तीसरे वाले में। तो तीसरे के डी वाले पार्ट में हमसे कहा गया है, एक मिनट रुक जाइए, इसमें कह रहा है कि ए डाई इज थ्रोन वंस, द नंबर ऑन द डाई इज मल्टीपल ऑफ 3 इज डिनोटेड बाई ई एंड द नंबर ऑन द डाई इज इवन इज डिनोटेड बाई एफ। आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कि यहाँ पे एक डाई है, एक पासा है, उसको फेंका गया है। पासे पर जो 3 का मल्टीपल आएगा, अगर पासे पर 3 का मल्टीपल आएगा, 3 का गुणा जाएगा, तो उस घटना को ई से दिखाया गया है।
और अगर पासे पर सम संख्या आती है तो उस घटना को यफ से दिखाया गया है। तो कहा जा रहा है कि क्या ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, यानी कि क्या ये दोनों जो इवेंट लिखे गए हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का डी पार्ट है और ये तीसरे का लास्ट पार्ट है। इसमें कह रहा है कि ए डाई इज थ्रोन वंस, द नंबर ऑन द डाई इज मल्टीपल ऑफ 3 इज डिनोटेड बाई ई एंड द नंबर ऑन द डाई इज इवन इज डिनोटेड बाई एफ। आर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि क्या जो ई और एफ इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक पासा है उसको फेंका गया, जो घटना ई है वो पासे पर जब 3 का गुणा जाता है 3 का मल्टीपल आता है। दूसरा इवेंट एफ है जब पासे पर इवन नंबर आता है, पासे पर सम संख्या आती है। तो हमें बताना है कि क्या ये दोनों जो घटनाएं दी गई हैं ये स्वतंत्र घटनाएं हैं कि नहीं है। तो बस अब आपको पता है कि इवेंट ई एंड एफ इंडिपेंडेंट इवेंट तब होते हैं जब उनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब क्या, देखिए यहाँ पे समझाते हैं आप सभी को। तो यहाँ पे एक पासा है उसको फेंका गया, यानी कि एक डाई है उसको फेंका गया। तो डाई को फेंकने के बाद जो इवेंट ई है वो ई इवेंट कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3, हमसे बोला है कि जो ई इवेंट है वो है मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 का गुणज है। तो मल्टीपल ऑफ 3 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पहला 3 आएगा, दूसरा 6 आएगा। जब एक पासे को फेंकते हैं तो 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं आती हैं, उनमें 3 का गुणज यानी कि 3 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी है, तो एक 3 है, दूसरा 6 है। दूसरा इवेंट है एफ, दूसरा इवेंट क्या है एफ, और एफ इवेंट में हमें जो है इवन नंबर मिलता है, यानी कि एफ इवेंट जो है वो कह रहा है कि इवन नंबर, यानी कि डाई अकर्स ऑन एफ, यानी कि डाई पर इवन नंबर आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इवन नंबर, यानी कि सम संख्या आती है। तो एफ में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सम संख्या लाने के लिए 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि क्या ई और एफ इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता है कि वी नो दैट, हमें पता है ये बात कि इवेंट ई एंड एफ आर independent if and only if probability of E intersection F is equal to probability of E into probability of F। तो हमें इंटरसेक्शन भी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। ई इवेंट दिया गया उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, एफ इवेंट भी दिया गया है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा है इंटरसेक्शन यहाँ पे निकालना। तो ई और एफ का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं ई एंड एफ के जो एलिमेंट है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा कॉमन एलिमेंट। तो अब यहाँ से बताना, अगर ई इवेंट ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, तो हमारे फेवर में कितने इवेंट हो जाएंगे, 2 आउटकम्स हो जाएंगे 2, और टोटल जब एक पासे को फेंकते हैं तो 6 आउटकम्स आते हैं, तो 6 हमारा नीचे हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा 2 1 2 2 3 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो हमारा 1/3 आ जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये हो जाएगा, एफ में कितने आउटकम्स हैं, 3 है, तो 3/6 हो जाएगा, काट दोगे तो आ जाएगा 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1। और टोटल कितने आउटकम्स होते हैं, जब एक पासे को फेंका जाता है, एक डाई को रोल किया जाता है, तो 6 हो जाएंगे इधर। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 चीज़ हमने निकाल के रख ली है, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अब यहाँ पे लिखेंगे बी कॉस, या ऐसे लिख देंगे कि नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये चीज़ अगर फॉलो हो जाएगी तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। वैल्यू पुट करो, देखते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, 1/6 है। ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 है।
इंटू एफ की कितनी है 1/2 है। तो जब इनको सॉल्व करोगे तो 1/6 इक्वल टू 1/6, तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल आ गए, यानी कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर आ गए। तो इसलिए यहाँ पे जो दोनों इवेंट हैं, इवेंट ई और एफ, दोनों हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। हिंदी में बोलेंगे स्वतंत्र घटनाएं हैं। यहाँ पे लिख देंगे हेंस इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये दोनों हमारे जो है इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाते हैं। तो यही काम करना होता है कि जब भी दो इवेंट दिए हो और पूछा जाए कि क्या ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, तो उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो और उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालो और यहाँ पे वैल्यू उठा के पुट करो। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है, यानी कि LHS RHS के बराबर हो जाएगा, तो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों दिए गए इवेंट, जिसमें पहला इवेंट था कि हमारे पासे पर जो है वो 3 का मल्टीपल आए और दूसरा इवेंट यब था 3 इवन नंबर आए, वो दोनों इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं चौथे क्वेश्चन को। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, चौथे का जो पहला पार्ट है, यानी कि चौथे का ए पार्ट, उसमें कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट y इक्वल टू कॉस एक्स की पावर साइन एक्स। तो हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, एक फलन दिया गया है, y इक्वल टू कॉस एक्स की पावर साइन एक्स है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो y इक्वल टू कॉस एक्स की पावर कितनी है, साइन एक्स है। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमको लॉग लेना पड़ता है दोनों साइड में। तो यहाँ पे कॉस और साइन हमारे वेरिएबल फंक्शन होते हैं। वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब भी आपको डिफ्रेंशिएशन करने को बोलेगा तो आपको सबसे पहले दोनों साइड को लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो हमेशा ये बात याद रखे रहना। यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड आपको लॉग लेना पड़ेगा, तभी ये हो जाएगा। यानी कि दोनों पक्षों का लॉग लेने पर जैसे ही लॉग लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा log y इज इक्वल टू लॉग, फिर cos x की पावर कितनी, log, उसके बाद cos x की पावर कितनी, sin x, log हो जाएगा, उसके बाद cos x की पावर कितनी, sin x। यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इस तरह से ही हो जाएगा। तो log हो गया और cos x की पावर कितनी हो गई, यहाँ पे sin x हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे log की एक प्रॉपर्टी होती है और log की उस प्रॉपर्टी से ये sin x आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा log y इज इक्वल टू sin x आगे आ जाएगा, क्योंकि log m की पावर n इज इक्वल टू n log m होता है, तो log की प्रॉपर्टी से। तो sin x आगे आ गया और यहाँ पे आ जाएगा log cos x। प्रॉपर्टी कौन सी लगी, log m की पावर n, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। इस वाली प्रॉपर्टी से जो है यहाँ पे हमने इस sin x को आगे कर लिया। तो sin x इंटू log cos x आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हमको डिफरेंशिएशन करना और कुछ नहीं बचा। अब हमारा ये फंक्शन बन चुका है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल से भी ये चीज़ हट चुकी है। अब हमें दोनों पक्षों का अवकलन कर देना है, यानी कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स करना है। तो जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो करिए अवकलन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y, यानी कि log y का होगा 1/y, और चूंकि ये y है फंक्शन, मतलब y वेरिएबल में है और हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ पे एक बार dy/dx आ जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे दो फंक्शन बैठे हुए हैं, एक ये है और दूसरा ये है हमारा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड, क्योंकि डिफरेंशिएशन में ये कोई मैटर नहीं करता। आप किसी को भी फर्स्ट मान लीजिए और किसी को भी सेकंड मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, और जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएशन करते हैं, जिनमें होगा फर्स्ट फंक्शन यानी कि sin x इंटू dy/dx ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि log cos x, ये हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन log cos x इंटू dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि sin x।
चलिए तो बताइए यहाँ पे 1/y dy/dx को ये बहुत देर तक ऐसे उतरते चले जाएगा। इनको यहाँ पे हमें करना है, अब sin x ऐसे उतरेगा यहाँ पे, और log cos x, अब यहाँ पे दो फंक्शन है, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, इसको पढ़ेंगे log x, बट x की जगह कौन है, cos x है। तो चेन रूल में अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, यानी कि ये ओरिजिनल फंक्शन की जगह कोई और आया हुआ है, तो उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन होता है log x, बट x की जगह cos x आ गया है, तो एक बार cos x का डिफरेंशिएशन और किया जाएगा, लेकिन पहले इसको log x समझ के डिफरेंशिएशन करते हैं। तो log cos x का, तो log x का कितना होता है 1/x, x की जगह पे जो बैठा वही आएगा, तो x की जगह पे cos x है, तो cos x यहाँ पे आ जाएगा cos x, यानी कि 1/x के हिसाब से log x का कितना हो जाएगा 1/x, x की जगह जो है वही लिखेंगे, लेकिन अगर x का जगह कोई लिया है उसका दोबारा से करते हैं, यानी कि एक बार हमें cos x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो कि होता है माइनस में sin x। तो ये माइनस में sin x कैसे है, इस cos x का एक बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया प्लस log x एज इट इज उतर जाएगा, log cos x, और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा cos x। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू ये sin x बटे cos x। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बार और sin x आया हुआ है, तो ये बन जाएगा sin x बटे cos x। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये tan x लिखा गया है, कितना हो गया हमारा ये sin x बटे cos x क्या हो जाएगा यहाँ पे tan x, और इंटू में क्या sin x, और माइनस में 1, ये साइन बटे cos, क्योंकि साइन का वहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो साइन बटे cos tan होता है, और ये यहीं उतर जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई, और ये आगे जो है माइनस का साइन लगा रह जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा log cos x का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं सॉरी log cos x, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये एक कंप्लीट फंक्शन है, log हमेशा एक वेरिएबल लेके कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे वेरिएबल है cos x, और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा cos x। कभी भी इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कराना है, cos x का cos x में मल्टीप्लाई ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि log अकेले नहीं है, log cos x के साथ में है, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कराया जा सकता, ठीक है। तो आगे जो है अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू माइनस में tan x इंटू में sin x, और इसको पहले लिख लो यार, प्लस cos x इंटू में log cos x। अब क्या करेंगे, इस y को उठा के उधर भेज देंगे। अच्छा यहाँ पे dy/dx भी है, एक सेकंड छूट जा रहा है, यहाँ पे dy/dx भी है, तो यहाँ से बताना dy/dx किसके बराबर होगा, तो ये 1/y है, तो इस y को उधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि y इंटू यहाँ पे आ जाएगा माइनस में tan x इंटू में sin x प्लस में cos x log x, फिर गलत यहाँ पे लिख दिए, log x नहीं होगा, log cos x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी आ जाएगा log cos x हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे y का मान रख देंगे, y हमारा है cos x की पावर sin x, तो इस y की जगह पे लिख देंगे y की वैल्यू को, हो जाएगा cos x की पावर sin x, यहाँ से ये वैल्यू उठा के यहाँ पे हम लोग रख देंगे, ठीक है। और अंदर में जो चल रहा है उसको चलने देंगे, माइनस में tan x sin x प्लस में cos x log cos x, शायद यही आंसर हो जाएगा, यही आपका जो है dy/dx का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, देखते हैं क्या आएगा आंसर, एक बार मैच कराते हैं। हाँ ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अगर इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना चाह रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों एक साथ रहने वाले फंक्शन ये अलग नहीं हो सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन है हमारे ये, ठीक है। तो बस इतना ध्यान में रखना है कि जब भी आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे और आपसे डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाए, तो सबसे पहले आपको लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लॉग। बिना लॉग लिए आप जो है वेरिएबल की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर जो हमारा चौथा है उसके सेकंड पार्ट पे, और ये सेकंड पार्ट जो वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो एक बार देखते हैं फिर क्या है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है वो यानी कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन अ लीप ईयर।
यानी कि एक लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक लीप ईयर है, उसमें 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको पता है कि लीप ईयर में जो होते हैं वो टोटल 366 डेज होते हैं, और उन 366 डेज को अगर हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमको ये पता चलेगा कि कितने हमारे वीक यहाँ पे बनने वाले हैं, क्योंकि एक वीक में संडे होने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/7 है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर, इन लीप ईयर हमें पता कितना होता है, वो होता है 366 डेज। ठीक है, इतना दिन होते हैं। अब इसमें हम लोग नंबर ऑफ वीक्स निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे तो इन 366 डेज टोटल नंबर ऑफ वीक। वीक क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एक वीक में संडे आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/7 है, यानी कि एक वीक में एक बार संडे जरूर आ जाएगा। ठीक है, उसमें डाउट नहीं है। तो अभी जितना वीक बनेगा उतने वीक में तो संडे आएगा ही आएगा, उसमें प्रोबेबिलिटी की कोई चांसेस नहीं है, मतलब वो तो फिक्स है कितनी बार संडे आएगा। जो बचे हैं उसी में संभावना व्यक्त की जाएगी कि कितनी बार संडे आ सकता है। तो इसलिए इसको पहले 7 से डिवाइड करके नंबर ऑफ वीक्स को निकालेंगे। तो इन 366 डेज टोटल नंबर ऑफ वीक, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखो। तो यहाँ पे बन जाएगा 366 और अपान में 7, तो जब करेंगे तो आ जाएगा 52 वीक। 52 वीक, यहाँ पे 2 बार ही ई रहेगा, 3 बार हो गया है, तो आ जाएगा 52 वीक प्लस में 2 डेज एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखो कैसे, 7 से जब 366 को डिवाइड करोगे तो 7 बचे 35, 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 दिन बच गया। अब यहाँ पे 52 वीक अगर हमारे हो रहे हैं 360 डेज में, तो 52 रविवार तो आएगा, उसमें तो प्रोबेबिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि संडे 52 वीक में कितनी बार आएगा, 52 बार आएगा। 52 वीक अगर होते हैं तो 52 संडे तो जरूर आएगा। अब ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए हैं, इसी में हमें देखना है कितने संडे आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। अब इन 2 दिनों में कौन कौन से दिन बचे हुए हैं, यहाँ पे लिख देंगे इन 2 डेज, यहाँ पे लिख देंगे 2 डेज आर, यहाँ में जो 2 दिन बच गए हमारे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। यहाँ पे लिख देंगे रिमेनिंग 2 डेज आर सच दैट बचे हुए 2 दिन कुछ इस प्रकार से होंगे। पहला संडे हो सकता है, फिर मंडे होगा, संडे मंडे हो जाएगा। दूसरा मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो जाएगा। तीसरा ट्यूसडे हो जाएगा, उसके बाद वेडनेसडे हो जाएगा, उसके बाद चौथा यहाँ पे लिख देंगे, चौथा यहाँ पे 3 नंबर ऐसे करके लिख देते हैं। चौथा हो जाएगा हमारा वेडनेसडे, और थर्सडे हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो है थर्सडे, यहाँ पे ऐसे चलेगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा अपना। उसके बाद 5वां हो जाएगा हमारा थर्सडे, THURSH, थर्सडे। उसके बाद फ्राइडे हो जाएगा, फिर छठा हो जाएगा हमारा फ्राइडे, फिर सैटरडे हो जाएगा, फिर 7वां हो जाएगा हमारा सैटरडे, और संडे हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अब संडे मंडे एक बार यहाँ पे हो चुका है। तो इन 7 मतलब जो हमारे 2 दिन बचे हुए हैं, वो 2 दिन कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। संडे मंडे हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाएगा, वेडनेसडे थर्सडे हो जाएगा, थर्सडे फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे सैटरडे हो जाएगा, सैटरडे संडे हो जाएगा। संडे मंडे दोबारा मत लिखना, वरना यहाँ पे रिपीट करने लगेगा। तो संडे कितनी बार आया है इन 7 जगह पे, तो संडे एक यहाँ पे आया हुआ है और एक यहाँ पे आया हुआ है, और कहीं आपको संडे देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो संडे होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि हेंस, यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी, देखो यहाँ पे 52 संडे तो होगा ही, 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमसे पूछा गया है। हेंस प्रोबेबिलिटी टू बी 53 संडे इज इक्वल टू, तो कितनी जगह संडे दिखा है, 2 जगह दिखा है, कितने दिनों में, 7 दिनों में। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2/7। तो 2/7 हमारा यहाँ पे 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी यही है कि, यानी कि 52 संडे तो होगा ही, 53 संडे की होने की प्रोबेबिलिटी 2/7, यानी कि 53वां संडे कब आएगा तो 2/7 है उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे। हमारा ये क्वेश्चन नंबर चौथे का बी पार्ट हो जाएगा। एक मिनट देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2/7 आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को हमें लगाना होता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर चौथे का बी पार्ट। तो चलिए देखिए चौथे के सी पार्ट पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है, सीधे फार्मूले पे बेस्ड है ये चौथा का सी पार्ट। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 2 -4 एंड पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2j - 8k। कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द, यानी कि एक हमें लाइन दी गई है, उस लाइन का वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म में नहीं, वेक्टर फॉर्म में। आपको पता है कि ये 3D का क्वेश्चन है और इक्वेशन ऑफ लाइन 2 फॉर्म में निकाला जाता है, एक वेक्टर फॉर्म होता है, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म होता है। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में हमसे पूछा है, तो आपको पता है कि कोई भी लाइन जो होती है, ये मान लीजिए कोई लाइन है, इस लाइन यल के इक्वेशन को निकालने के लिए हमको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली, ये लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, वो वेक्टर हमें पता होना चाहिए, जिसे हम लोग बी से दिखाते हैं। ठीक, और ये इस लाइन पर स्थित एक पॉइंट पता होना चाहिए, यानी कि ये लाइन किस बिंदु से होकर जा रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, और उस पॉइंट को हम लोग दिखाते हैं ए से, और उस ए पॉइंट को हम लोग बना लेंगे, यानी कि उस ए पॉइंट से हम लोग एक वेक्टर बना लेते हैं, जिसे हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बोलते हैं। यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए उस लाइन यल पर स्थित एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, और वो लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, वो वेक्टर हमें पता होना चाहिए। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ वेक्टर जो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है, वो ये फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि रेखा का समीकरण होगा वेक्टर r = a वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम b वेक्टर। ये हमारा फार्मूला होता है। या तो ये बात पता होनी चाहिए, या फिर अगर आपको जो है उस लाइन पर एक पॉइंट देगा तो एक वेक्टर देगा जो उस लाइन के पैरेलल है। अगर ऐसा नहीं है तो एक केस और हो सकता है कि उसी लाइन पर 2 पॉइंट दे देगा, तो भी आप जो है इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमसे बोला है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा गया है, ये जो ए वेक्टर लिखा गया है, ये ए वेक्टर बनेगा उस पॉइंट से, लाइन जिस पॉइंट से होकर क्रॉस कर रही है। तो क्वेश्चन में जो लाइन है वो पॉइंट 5 2 -4 से होकर क्रॉस कर रही है। इसका मतलब पॉइंट 5 2 -4 से हम वेक्टर ए को बनाएंगे, और लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर हमें यहाँ पे दिया गया है। तो कुछ नहीं करना, तो हमको सारी चीज़ें दी गई है, बस यहाँ पे उठा के खाली वैल्यू पुट कर देना है। और जो r होता है वो इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट होता है, जो कि xi कैप + yj कैप + zk कैप उसका पोजीशन वेक्टर होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें चौथे के सी वाले क्वेश्चन में हमको दिया गया है, इसमें गिवन दैट है एक लाइन है, ये लाइन यल है मान लेते हैं, ये लाइन यल एक वेक्टर के पैरेलल है, और उस वेक्टर के पोजीशन वेक्टर हमें दिए गए हैं, और वेक्टर हमारा है 3i कैप प्लस में 2j कैप और माइनस में 8k कैप, ये हमें वेक्टर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होती है उसको हम लोग दिखाते किससे है, बी वेक्टर से। तो मतलब ये हमें बी वेक्टर दिया गया है, और इस लाइन पर स्थित एक पॉइंट दिया गया है। तो मान लेंगे इस लाइन पर स्थित एक पॉइंट ए है, और इस ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे दिए गए हैं 5 2 -4। अब इस ए पॉइंट से, यानी कि लाइन जिस पॉइंट से होके जा रही है, उनका जो पोजीशन वेक्टर होगा उससे वेक्टर ए बन जाएगा, जो कि यहाँ पे उठा के रखा जाएगा। तो बताइए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट, और यहाँ पे इसको स्मॉल ए ना मान के कैपिटल ए मान लीजिए, कैपिटल ए मान लेंगे। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल ए से।
तो वेक्टर ए क्या निकल के आएगा बताना। तो जो वेक्टर ए होगा वो हमारा हो जाएगा, इसी से एक वेक्टर बना लेंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ से 5i कैप प्लस 2j कैप, ऐसे करना होता है, और माइनस में 4k कैप। तो लाइन जिस बिंदु से होकर जाएगी उससे बनने वाला वेक्टर ए होगा, और लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होगा उससे बनने वाला जो वेक्टर होगा वो बी होगा। तो देखिए ये वाला केस बन गया, यहाँ पे लिख देंगे हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन, और यही है कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या है कार्टेशियन, सॉरी ये वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म नहीं। कौन सा फॉर्म है ये, वेक्टर फॉर्म है। ये हमारा कौन सा फॉर्म है, तो ये है वेक्टर फॉर्म, यानी कि सदिश रूप में रेखा का समीकरण। कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे होता है, कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखना चाहें इसी को, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, हिंदी में बोलते हैं कार्तीय रूप, हिंदी लिख देते हैं यहाँ पे कार्तीय रूप। कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण हो जाएगा हमारा x माइनस x1 अपान ए y बराबर में y माइनस y1 अपान में b बराबर में z माइनस z1 अपान में c। तो यहाँ से जो ए बी सी है इनसे अगर कोई वेक्टर बनाएंगे, ए बी सी लाइन के मतलब वेक्टर, यहाँ पे जो ए बी सी है वो ये वाली लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है, जैसे ये लाइन, ये जो लाइन है वो वेक्टर बी के पैरेलल है, तो वेक्टर बी के जो डायरेक्शन रेशियो है वो ए बी सी है। और यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, लाइन जिस बिंदु से होकर जा रही है, मतलब ये जो लाइन है वो एक वेक्टर के पैरेलल है, और वेक्टर का नाम हो जाएगा, यहाँ पे जो नीचे लिखे गए हैं उनसे वेक्टर बी बन जाएगा, यानी कि आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप करोगे तो इनसे मिला के अगर जो बनाओगे तो ये वेक्टर बी बनाएगा। और ये जो x1 y1 है, x1 y1 और z1 से अगर एक वेक्टर बनाओगे तो वह वेक्टर ए बन जाएगा। तो ये हमारा है कार्टेशियन फॉर्म और ये हमारा है वेक्टर फॉर्म। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वेक्टर ए किससे बनेगा और वेक्टर बी किससे बनेगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में जो नीचे लिखे गए होंगे वो डायरेक्शन रेशियो हैं, दिक् अनुपात हैं, किसके, लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है, और दिक् अनुपात से वेक्टर बनाया जा सकता है। मतलब इनसे हम लोग वेक्टर बी का निर्माण कर सकते हैं और इन पॉइंटों से वेक्टर ए बनाया जा सकता है। तो फिर इस वाले चीज़ को इसमें हम लोग बदल सकते हैं। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है उसका भी पोजीशन वेक्टर पता है, और इस लाइन पर एक पॉइंट पता है जिससे हमने एक वेक्टर बना लिया जिससे हम लोग वेक्टर ए नाम देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, तो ये रेखा का समीकरण होता है, आप सभी को पता है कि वेक्टर आर बराबर होता है ए वेक्टर ए कितना है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस में 4k कैप, ये हो जाता है। उसके बाद प्लस, यहाँ पे मिटा देते हैं इसको, जगह नहीं है तो फिर यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, फिर प्लस हो जाएगा हमारा ये प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर देखो ना, लैम्डा टाइम बी वेक्टर कौन सी है, जो लाइन जिसके पैरेलल है। तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा टाइम 3i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 8k कैप। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है। बस कार्टेशियन फॉर्म में नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म में है और आपसे वेक्टर फॉर्म में ही पूछा है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में पूछता तो x माइनस x1 अपान ए कौन होगा, लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होगा उसका जो डायरेक्शन रेशियो है। तो ये तुम्हारा ए हो जाएगा, ये तुम्हारा बी हो जाएगा, ये तुम्हारा सी हो जाएगा जो नीचे बैठा था अभी। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा चौथे का सी वाला पार्ट हो जाता है। बहुत ही आसान था, तो आसान है, ये सीधे फार्मूले पर पूछा गया क्वेश्चन था। ये 5 नंबर का आपका, 5 नंबर का नहीं सॉरी, ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, हम ध्यान नहीं दिए, हमें लगा कि ये 5 नंबर का है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के डी वाले पार्ट पे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे का डी पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। इसमें हमसे करा कि फाइंड द वैल्यू, और ये वेक्टर का क्वेश्चन है, सदिश का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे ये चीज़ दी गई है, इसके वैल्यू हमें निकालनी है। तो यह क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ यहाँ पे कंसेप्ट यूज होने वाला है। आप सभी को सबसे पहले ये बता देते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसे हिंदी में बोला जाता है क्रम विनिमय नियम। तो क्रॉस प्रोडक्ट में यानी कि 2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है, यानी कि क्रम विनिमय नियम फॉलो नहीं करता है। मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस बी लिखा गया है तो उसको बी क्रॉस ए करेंगे तो आगे माइनस की साइन आ जाएगी। मतलब प्लस रहेगा तो माइनस बन जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस बन जाएगा। चलिए शुरू करते देखते ये क्या है। तो हमें इसको जो है सॉल्व करना है। तो ये भी आसान ही है क्योंकि 2 नंबर का पूछा गया ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ए क्रॉस बी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई
करा सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए क्रॉस हो गया, मतलब इस ए का इसके साथ भी क्रॉस कर लो और इसके साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर ए क्रॉस बी हो गया, प्लस ये देखो आगे से ही क्रॉस करेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ये नहीं है कि यहाँ पे सी क्रॉस ए लिख दिए। अगर वेक्टर ए आगे की तरफ लिखा गया है तो वेक्टर ए इसके पहले ही आके क्रॉस कराएगा, बाद में नहीं जाएगा। आगे यहाँ पे भी खोल लेंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, प्लस यहाँ पे कराएंगे तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हो गया, प्लस यहाँ पे भी क्रॉस की साइन है, गलती से लिखा गया है, तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए हो गया, प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर में कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखा है और यहाँ पे बी क्रॉस ए लिखा है। आपको पता होना चाहिए कि बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी करेंगे, लेकिन इसकी साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब इसको चेंज करो, बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिख सकते हो, साइन चेंज करना पड़ेगा। तो प्लस की साइन है तो क्या बन जाएगी, माइनस, और यहाँ पे लिख देंगे ए क्रॉस बी, मतलब ऐसे बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस में बी क्रॉस ए हो। वैसे आपको बता दो कि यहाँ पे माइनस लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो है ये ऐसे बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो है ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, वरना खाली माइनस आगे इसके दिखेगा, तो खाली इसके आगे नहीं होता, वो सबके आगे होता है, ठीक है। प्लस अभी देखो ये सी क्रॉस ए लिखा गया है, इसको हम लोग ए क्रॉस सी लिख सकते हैं, तो बस यही साइन चेंज कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्रॉस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्लस इसको भी बदल देंगे तो सी क्रॉस बी लिखा गया, यहाँ माइनस की साइन लगाओ और यहाँ पे लिखो बी क्रॉस में कितना, सी। अगर चाहो तो यहाँ से भी ब्रेकर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लगा दिए यहाँ पे ब्रेकर, उसमें क्या है, ब्रेकर लग गया ये। अब देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी प्लस का है और यही ए क्रॉस बी ये माइनस का है, कट गया, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो जो आंसर आ जाएगा इसका हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये 2 नंबर में बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया था, तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन हमारे थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल हमारे इसमें होते हैं 9 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम लोग अपने दूसरे वाले लेक्चर में करेंगे। इसमें अगर करेंगे तो हमारा जो ये वीडियो होगी उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर आप लोग देखेंगे तो बोर फील करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, तो हम एक और वीडियो आपके लिए बनाएंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से कुछ आगे के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं।